Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। Hi there, welcome to week 4 for January 2023. ये आज हम जीके डिस्कस करेंगे क्लैट 2024 के लिए रेलेवेंट होगा ये। और इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, आपको एक क्विक नोटिफिकेशन दे देता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस फॉर्मेट में अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आपको ये सारा का सारा सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज फॉर्म में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और दूसरा एक फायदा और होगा कि मैं जो भी क्वेश्चंस और जीके के टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इन सब के जो है रिसर्च लिंक्स जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली बात है कि मैं कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ हर टॉपिक के, तो अगर आप और ज्यादा इस पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं और डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो लिंक्स भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको साइन अप करने पे एक्सेसिबल होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम। एज यूजुअल काफी सारे टॉपिक्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नया हमने नॉमिनेट किया है, चाइना का डैम इन तिब्बत, न्यूजीलैंड की पीएम बदली है, एक सनराइज ओपन हो रहा है इंडिया में बैडमिंटन का, कर्नाटका का हिजाब रो, और डेटा प्रोटेक्शन पे जो नई बिल प्रपोज करी है गवर्नमेंट ने, नाइट पोल्यूशन, अलेदा गुएबारा जो इंडिया आई थी रिसेंटली, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, एससीओ समिट, पद्मा अवार्ड्स, फुकुशिमा वेस्ट वाटर, और इजिप्ट इंडिया का जो डील साइन हुआ है और नैम पे जो इफेक्ट आएगा इसका। राइट, तो ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो प्लीज स्टे विद मी राइट टिल द एंड। चलिए पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, चारदियो मैदान। ये यूनेस्को वर्ल्ड साइट के लिए नॉमिनेट किया है इंडिया ने, और ये जो है एक बरियल साइट है, अहोम डायनेस्टी का, असम में है ये। और इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड फ्रॉम इंडिया? इंडिया के कितने प्रॉपर्टीज है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड है, और इंडिया जो है यूनेस्को का मेंबर कब से है। विच वर द एडिशंस, जो पिछले साल हमने लास्ट जो ऐड किए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वो आखिरी के 2 नाम पिछले साल में कौन से ऐड हुए हैं, और इंडिया के कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा साइट्स लिस्टेड है। इनके आंसर्स है कि इंडिया हैज 40 साइट्स लिस्टेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, व्हिच मे पुट्स अस एट 6th पोजीशन। और हमसे ऊपर जो है, आई थिंक इन ऑर्डर, द नंबर 1 इज इटली, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस और स्पेन है। Since which year has India been a member? 1946। और लास्ट ईयर पिछले साल जो है 2 साइट्स लिस्ट हुए हैं, धोलावीरा विच इज अ हरप्पन सिटी एंड ककटिया रुद्रेश्वरा विच इज आल्सो कॉल्ड द रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना। और इंडिया के सबसे ज्यादा साइट्स जो है महाराष्ट्र के स्टेट से लिस्टेड है, विच उसमें से 3 केव्स हैं, अजंता केव्स, एल्लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स। और बाकी जो दोनों हैं वो है एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको जो साउथ बॉम्बे में है, वो है। राइट, चलिए और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहे हैं तो विच मिनिस्ट्री डज दिस फॉल अंडर, और ये कब फाउंड किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे पहली बार?
इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के जमाने से फाउंडेड है, इन केस यू डिड नॉट नो। एंड हु इज द कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके अंदर जो है एएसआई और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आते हैं, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, और ये 1861 में फाउंड हुआ था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है, वो है जी किशन रेड्डी। और इसकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है मीनाक्षी लेखी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चाइना ने जो है तिब्बत में डैम बनाया है, इंडिया को ऑब्वियसली उससे काफी प्रॉब्लम है, और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, तो सो दिस इज क्वाइट अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड। और इस पे क्वेश्चंस इंडिया चाइना डिस्प्यूट पे तो बन ही सकते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्पेसिफिकली ये जो रिवर है माब्या जैंगमो, ये इवेंचुअली इंडिया में कौन से रिवर में आके ज्वाइन करता है, इनफैक्ट नेपाल में ज्वाइन करता है, फिर इंडिया में भी ज्वाइन करता है, कौन से रिवर्स में ज्वाइन होता है। और डैम बन रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा, तो विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, चाइना का है ये। और 2021 में चाइना ने जो है कौन से रिवर पे एक और डैम, मैसिव डैम बनाने का बनाने का काम शुरू किया है, एंड इट्स विच प्रोमिसेस टू बी आई थिंक द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। 70 गीगावाट का पावर जनरेट कर सकती है ये। और ये कौन से रिवर पे है, और ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम क्या है, क्योंकि चाइना से फ्लो होके आता है। एंड विच ईयर वाज एन एग्रीमेंट साइन, क्योंकि तिब्बत की बात कर रहे हैं, तो चाइना और तिब्बत में, तिब्बत को जो है चाइना ने फोर्सफुली अनेक्स कर लिया था, और ये जो है इवेंचुअली एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उन दोनों के बीच में एक, तो वो कौन से साल में हुआ था, राइट। इसके आंसर्स है कि जो माब्या जैंगबो है, वो जो है घाघरा रिवर, करनाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, और इवेंचुअली आकर गंगा में मिलता है इंडिया में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से डैम जो है, दैट इज द थ्री गॉर्जेस डैम, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन कुछ 21 गीगावाट की है, 21 एक्चुअली 22.5 गीगावाट्स की है। और 2021 में जो डैम प्रपोज्ड बना रही है चाइना, वो बना रही है यारलुंग जैंगपो पे, और यही नाम है ब्रह्मपुत्र का इन चाइना। और जो एग्रीमेंट तिब्बत और चाइना के बीच में साइन हुआ है, वो 1951 में साइन हुआ है, विच अलाउड, जिसके अंदर जो है इट अलाउड तिब्बत टू बी एन ऑटोनॉमस गवर्नेंस, एंड इट आल्सो अलाउड इट टू प्रैक्टिस इट्स ओन रिलीजन एंड व्हाट नॉट। बट मतलब लिटरली फोर्स किया गया था इसको साइन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। न्यूजीलैंड की नई पीएम जो है, पुरानी पीएम रिजाइन कर गई थी, एंड द न्यू पीएम हैज बीन अपॉइंटेड, क्रिस हिपकिंस, और ये फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के। तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जसिंदा आर्डर्न जो है काफी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, उनके ऊपर काफी वर्ल्ड लीडर्स में भी काफी जानी मानी थी, तो उन पे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूजीलैंड में जनरल इलेक्शंस कितनी बार होते हैं साल में, कितने साल में एक बार होती है। एंड जसिंदा आर्डर्न जो है, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन वर्ल्ड वाइड टू बी इलेक्टेड एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कब इलेक्ट हुई थी? And she was also one of the, she was also actually the second woman in power to give birth in office. तो इससे पहले कौन सी पहली इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट थी जो गिव बर्थ इन ऑफिस? और फिर न्यूजीलैंड वाज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ आर्म्ड गनमैन अटैकिंग अ मॉस्क इन टू मॉस्क्स इन द सिटी ऑफ इन वन सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। कौन सा सिटी था? और क्योंकि सिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल सिटी क्या है न्यूजीलैंड का? और न्यूजीलैंड जो है विच इज अ कॉमनवेल्थ कंट्री, ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन के अंदर था, और इवेंचुअली डोमिनेंट स्टेटस अचीव किया, और फिर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस कौन से साल में अचीव किया न्यूजीलैंड ने? तो न्यूजीलैंड में इलेक्शन 3 साल में एक बार होते हैं, और जसिंदा आर्डर्न जो है 2017 में पहली बार इलेक्ट हुई थी, व्हेन शी वाज 37 इयर्स ओल्ड, एंड the first woman, first head of state to give birth in office was Benazir Bhutto in the year 1990. 2019 मार्च में जो है क्राइस्ट चर्च में मॉस्क में अटैक हुआ थे, 2 मॉस्क में अटैक हुए थे। आई थिंक कुछ 30-40 लोग मरे भी थे। तो ये काफी न्यूज वर्दी आइटम था। एंड कैपिटल सिटी न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड ने 1947 में, इंडिया ने जिस साल इंडिपेंडेंस गेन किया था, उसी साल न्यूजीलैंड आल्सो बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जो आई थिंक मार्च में हो रहा है,
इसके सॉरी ये जो है जो जनवरी में हुआ था, तो इसके विनर्स काफी सरप्राइजिंग थे। आई थिंक विक्टर एक्सेल्सन जो है हारे टू कुनलवुत विदित्सान, और अब अकाने यामागुची जो थी वो हारी है आई सेयोंग ऑफ कोरिया के साथ। तो ये काफी सरप्राइजिंग था। और इस पे ऑब्वियसली बैडमिंटन पे अगर आपको टेस्ट किया जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग्स, बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग्स जो है उनके बारे में हो सकता है हु इज द करंट नंबर वन मेन, हु इज करंट नंबर वन वुमेन्स, एंड इंडिया के जो टॉप रैंक्ड मेल है और फीमेल है वो कौन है। और इनके आंसर्स मैं बता ही चुका हूं दो के। तो विक्टर एक्सेल्सन ऑफ डेनमार्क वाज वर्ल्ड नंबर वन, एंड अकाने यामागुची ऑफ जापान जो है जापान प्लेयर है जो वर्ल्ड नंबर वन फॉर वुमेन्स बैडमिंटन है। और इंडिया के टॉप रैंक प्लेयर अभी एच एस प्रणॉय है जो नंबर 9 पे है, और विमेन्स में पुसरला वी सिंधु, पीवी सिंधु के नाम से जानी जाती है, वो है नंबर 9, वर्ल्ड नंबर 9। सो थोड़ा से रैंकिंग्स में गिरे हैं दोनों, बट nonetheless I think this year should be good for us, let's hope. और इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीएआई के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा ये नाम आपके लिए। हाउ मेनी ओलंपिक मेडल्स इंडिया जीती है, बैडमिंटन में मेडल्स जीती है, तो कितने मेडल जीती हैं? तो आंसर इज कि इंडिया बैडमिंटन में 3 मेडल जीती है। एक साइना नेहवाल ब्रॉन्ज जीती थी सबसे पहले लंदन ओलंपिक्स में, और फिर पीवी सिंधु जो है रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीती थी, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली ब्रॉन्ज जीती हैं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बीएआई बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा, जो असम के चीफ मिनिस्टर है। तो ये आंसर्स हुए। एंड देन वी कम टू कर्नाटक के जो हिजाब पे रो हुआ था, हिजाब पे काफी हल्ला मचा था, और इनफैक्ट उस पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया था जिसकी वजह से चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी 3 बेंच जज को, 3 जज बेंच को जो रेफर किया है ये मैटर, तो आई थिंक वो प्रपोज कर रहे हैं। इसके बारे में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? ये 2021 में ये इरप्ट हुआ था कंट्रोवर्सी, तो ये कौन से स्कूल में, कौन से इंस्टीट्यूशन में इरप्ट हुआ था? और कर्नाटक हाई कोर्ट में सबसे पहले ये केस फाइल किया गया था बाय द मुस्लिम स्टूडेंट्स, देन बट उसको जो है डिसमिस कर दिया था पिटिशन को। तो किस बेसिस पे डिसमिस किया था? और जो पिटिशन उसके बाद फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 2 जजेस थे उसमें, और दोनों स्प्लिट वर्डिक्ट में थे, एक इन फेवर थे एक अगेंस्ट थे। तो उन दोनों के नाम क्या है? who was the judge who said that the state government stand is justified? उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड था कि ये यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म जो है जो प्रिस्क्राइब्ड है वो ही पहनना पड़ेगा, दिस हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो एक जज ने उसको सहमति दी और दूसरे जज ने बोला कि नहीं, ये एक मैटर ऑफ चॉइस है और रिलीजन को जो है स्टाइफल नहीं कर सकता है स्टेट। तो ये दोनों कौन थे? और क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो which article of Constitution of India guarantees freedom of conscience, right to profess, practice and propagate religion? तो ये कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आंसर है गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ऑफ उडुपी, दैट इज वेयर दिस कंट्रोवर्सी इरप्टेड। वहीं पे पहले एक ड्रेस कोड लागू किया गया था, और फिर स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द कॉलेज, एंटर द स्कूल वेयरिंग अ हिजाब। और कर्नाटक हाई कोर्ट में जब ये बात गई थी तो पिटीशन डिसमिस हो गया था, और उसका बेसिस था कि भाई हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द इस्लामिक फेथ। तो इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया गया था। काफी कंट्रोवर्शियल था ये कि भाई कोर्ट कैसे रूल कर सकती है एसेंशियल प्रैक्टिस के बारे में, दिस इज अ मैटर ऑफ रिलीजन एंड कोर्ट डज नॉट हैव एनी से इन दिस मैटर। खैर सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो है अपना वर्डिक्ट दिया इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट, सेइंग कि भाई ये मैटर ऑफ रिलीजन नहीं है, ये यूनिफॉर्म की बात है, और यूनिफॉर्म जो है सेक्युलर नेशन के लिए भाई फर्क नहीं पड़ता, और यही ट्रूली सेक्युलर होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन शुड वेयर द सेम कॉमन यूनिफॉर्म। एंड ऑन द अदर हैंड जस्टिस सुधांशु दुनिया जो है उन्होंने बोला कि नहीं, ये दिस डायरेक्टली स्टाइफल्स चॉइस, और ये मैटर चॉइस का है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का है, और एंड दैट कैन नॉट बी स्टाइफल्ड। याद रखिए 2017 में राइट टू प्राइवेसी एक्ट भी पास हुई थी,
तो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सेइंग इंडिविजुअल any individual has the right to privacy and that cannot be violated. Anyway, moving on, जो right to practice, profess and propagate religion है वो आर्टिकल 25(1) में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, and that is the one that is in question in this row. चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो माइनर्स का इशू भी है इसमें, जो which is being tackled, and this bill was introduced in 2022 and I think जनवरी तक इसको इनवाइट किया था कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक. तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन डेटा की बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जो है यूनियन मिनिस्टर कौन है, कौन से साल में सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राइवेसी, मैंने अभी बताया था प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, कौन से साल में रूलिंग आई थी इसकी. और इस रूलिंग के बाद जो है डेटा प्रोटेक्शन पे भी, इनफैक्ट ये रूलिंग का बैकग्राउंड भी है कि आधार को लेकर के ये केस फाइल हुआ था कि इज इट राइट फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट डेटा ऑफ सिटीजंस अंडर आधार एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि इसको फोर्स किया जा रहा है और इसको बेसिस बनाया जा रहा है भाई स्कीम्स और मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरी बनने के लिए. तो ये सही है कि नहीं, और रूलिंग आई थी कि ये सही है, बट स्टिल द सुप्रीम कोर्ट डिड रूल दैट प्राइवेसी वाज अ फंडामेंटल राइट और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता. तो ये कौन से साल में हुआ था? एंड उसके इमीडिएटली बाद जो है एक कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स बिठाया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू submit a detailed report on privacy and the draft personal data protection bill. तो इस कमिटी का नाम क्या था, इस कमिटी के हेड कौन थे, और किस साल में जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल फिर इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार? तो इसके आंसर्स हैं अश्विनी वैष्णव हैं, जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और 2017 के अगस्त में जो है फंडामेंटल राइट पे प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था. और इसके बाद श्री कृष्णा कमेटी को जो है बिठाया गया था बाय द पैनल ऑफ एक्सपर्ट सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कि भैया प्राइवेसी पे और डेटा प्रोटेक्शन पे जो है अपने फाइंडिंग सबमिट कीजिए. और इन फाइंडिंग्स के बेसिस पे 2019 में जो है, और ये फाइंडिंग्स 2018 में सबमिट हुए थे, 2019 में दिसंबर के पहली बार जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में. बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को दिया गया था टू सॉर्ट ऑफ प्रोब दिस, और इसको रेफर करने पे दिया गया था. उसकी हेड कौन थी, एंड देन सब्सिक्वेंटली मतलब ऑब्वियसली 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2021 में ये जेपीसी जो है मतलब आफ्टर सम चेंजेस हैपेंड, और काफी सारे चेंजेस प्रपोज किए थे जेपीसी ने, बट इसको फिर विड्रॉ किया गया था गवर्नमेंट. तो ये विड्रॉल कब हुआ था, और फाइनली डेटा प्रोटेक्शन बिल जो करंटली प्रपोज्ड है उसमें कितने प्रिंसिपल्स हैं अराउंड द डिजिटल इकोनॉमी, डेटा इकोनॉमी. तो मीनाक्षी लेखी वाज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ करंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, बट उस टाइम पे शी वाज द हेड ऑफ द जेपीसी. बट फिर अगले साल जो है जब उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया गया था, तो शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द जेपीसी एंड रिप्लेस्ड बाय पीपी चौधरी. ये भी बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ था. और फिर एनीवे इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड फाइनली 2021 में ये बिल जो है 2019 वाला जो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसको वापस विड्रॉ कर लिया था गवर्नमेंट ने, सेइंग वी आर सबमिटिंग अ फ्रेश प्रपोजल. दिस वाज डन बाय राजीव चंद्रशेखर, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ मेती हैं. और फिर अभी जो बिल पास किया गया है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का, दिस इज बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल्स ऑन डेटा इकोनॉमी, राइट. और इसमें काफी रेलेवेंट चीजें हैं. सम चेंजेस हैव हैपेंड, की जैसे पहले डेटा स्टोरेज पे जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा है, डेटा स्टोरेज वाज not allowed to go outside India. It had to be stored within India. But I think with so many trade agreements being signed, I think eventually जो है इसको point को change किया गया है. अब data can be stored outside in select countries जिनके साथ भी agreements हम sign कर रहे हैं, तो वहां पे these platforms are allowed to save data, but they still need to seek permission from individuals कि भाई हम आपका डेटा ले रहे हैं, हम आपका डेटा सेव करेंगे, आप इसको
अग्री कीजिए. इनफैक्ट एट अ लेटर स्टेज आफ्टर अग्रीइंग यू कैन इवन विड्रॉ योर परमिशन. माइनर्स पे स्पेसिफिकली काफी ध्यान दिया गया है. माइनर्स के डेटा को एक्सेस करना और स्टोर करना तो खैर मतलब कंटेंशियस है ही बाहर, बट माइनर्स का डेटा जो है काफी उस पे लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं. बट ये बिल काफी कंट्रोवर्शियल है. इनफैक्ट देयर आर प्लेंटी ऑफ क्रिटिक्स हु आर्ग्यू कि ये काफी वाटर डाउन किया गया है इस बिल को, और ये बात सही नहीं है. और दूसरा कंटेंशन है कि भाई इतने साल लग रहे हैं. इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट यूजर्स और डेटा यूजेज सबसे ज्यादा है इंडिया में, और सबसे तेजी से बढ़ रहा है इंडिया इस डायरेक्शन में. और 3 साल से आपका ये डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल है, लॉन्ग पेंडिंग बिल, लॉन्ग ओवरड्यू, ये अभी तक पास नहीं हुआ है. तो दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फंडिंग. इंडियन स्टार्टअप्स के फंडिंग पे आरबीआई ने एक पेपर पब्लिश किया है मंथली बुलेटिन में अपने, और यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप फंडिंग और इस पे बात हुई है इस पेपर में. एंड इस पे स्टार्टअप से बात हो रही है तो कुछ क्वेश्चंस उस पे ही बनेंगे कि भाई यूनिकॉर्न कब बनती है, स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा कब दिया जाता है, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं एज ऑफ सितंबर 2022 अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी. और ये डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो है कब एस्टैब्लिश हुई थी और ये कब मर्ज हुई थी विद अनदर डिपार्टमेंट. कौन से डिपार्टमेंट के साथ मर्ज हुई थी ये सन 2000 में. और इंडिया का रैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस में, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इसमें इंडिया का रैंक क्या है. ये रिपोर्ट डिसकंटिन्यू हो गया 2021 से, बट 2000 का क्या रैंक था. वेल, यूनिकॉर्न का दर्जा जो है $1 बिलियन के वैल्यूएशन के बाद दिया जाता है किसी कंपनी को. और इंडिया में एज ऑफ सितंबर 2022 इंडिया में देयर आर 107 यूनिकॉर्न. स्टैगरिंग, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, सरप्राइजिंग जरूर लगेगा आपको भी. और डीपीआईआईटी जो है पहले 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड दिस वाज मर्ज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 2000. एंड इंडिया का डूइंग बिजनेस रैंक बाय वर्ल्ड बैंक जो है पुट्स इंडिया एट द 63rd पोजीशन, विच 2019 में ये पोजीशन 77 था, और उससे पहले आई थिंक 100 पे था. तो काफी 2-3 साल में काफी रैंक्स गेन किए हैं. काफी कंट्रोवर्शियल भी है ये कि भाई इतना कैसे हो गया ये. बट एनीवे, दोस थिंग्स अपार्ट, दीज आर पब्लिश्ड नंबर्स व्हिच यू शुड नो. अगले टॉपिक पे आते हैं, लाइट पोल्यूशन इन द नाइट स्काई. एक एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया है कि भाई नाइट पोल्यूशन इज काफी सिवियर, और इसको हैंडल करने के लिए जो है मेंशन भी है स्पेसएक्स के कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स का. स्पेसएक्स इज intending to send almost 4,000 plus satellites, and एक अब almost 2,000 satellites plus जो है स्टारलिंक के नेटवर्क में पहले से ही भेज चुका है. तो इसके वजह से भी काफी व्यू ऑब्सक्योर होता है टेलीस्कोप्स का. बट मोर सिग्निफिकेंट इज कि भाई ग्राउंड पे जो है काफी लाइट पोल्यूशन हो रहा है. सो इसको कॉम्बैट करने के लिए एक डार्क स्काई रिजर्व इंडिया में पहली बार बनाया गया है. तो ये कहाँ पे है, और वर्ल्ड ओवर कितने ऐसे डार्क स्काई प्लेसेस हैं. तो इंडिया का डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में 6 आइडेंटिफाइड जोन्स है, जहां पे दीज आइडेंटिफाइड जोन्स आर क्लोज टू इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. तो उसके पास जो है अब रिस्ट्रिक्शन रहेगी, भाई रात को पर्टिकुलर टाइम के बाद आप बिजली नहीं यूज कर सकते, लाइट नहीं यूज कर सकते. और वर्ल्ड ओवर देयर आर 201 sites which have been certified as dark sky places जहां पे similar restrictions रहेंगे, right? So this is an interesting point. SpaceX पे क्योंकि पॉइंट मेंशन था आर्टिकल में, तो SpaceX जो है कौन से साल में फाउंड किया गया था और किसने फाउंड किया था, और SpaceX के एक इन्वेस्टर है, वो उनका नाम पूछा गया. ये सीरियल इन्वेस्टर है और सक्सेसफुल जर्मन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, और इन्होंने जो है पेपाल फाउंड किया था, और फिर काफी सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स लाइक एयरबीएनबी, फेसबुक, लिफ्ट एंड स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया है. तो ये कौन है, तो आंसर इनके हैं कि स्पेसएक्स वाज फाउंडेड इन 2002 बाय इलॉन मस्क, जिन्होंने अभी आई थिंक अगर याद है आपको तो इन्होंने $44 बिलियन देकर के ट्विटर को भी परचेज किया है. इज नाउ द ओनर एंड सीईओ ऑफ ट्विटर.
and he collaborated with Peter Thiel, पेपाल के को फाउंडर थे पीटर थियल के साथ ये, और पीटर थियल ने फिर ओपन एआई में भी इन्वेस्ट किया है, स्पेसएक्स में भी इन्वेस्ट किया है, तो he's quite a well known entrepreneur and investor. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लीदा गुएवरा, जो शे गुएरा की डॉटर है, तो शी रिसेंटली केम टू इंडिया और शी गेव some news bites to the channels and newspapers. तो इन पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि शे गुएरा की डॉटर है, तो शे गुएरा पे क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई इनका एक जर्नल था, इन्होंने पहले रहते कि एक मूवी भी बनी है इनफैक्ट, बट जर्नल जो है इन्होंने मेंटेन किया था जब अपने दोस्त के साथ अल्बर्टो ग्रेनाडा के साथ इन्होंने साउथ अमेरिका के काफी सारे कंट्रीज का इन्होंने एक भ्रमण किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक अर्जेंटीना, क्यूबा वगैरह वगैरह। तो उस जर्नल को पब्लिश किया था पोस्टुमसली, राइट। तो उस किताब का नाम क्या है? और शे गुएरा फेमस है क्योंकि वो क्यूबन रेवोल्यूशनरी के ट्रस्टेड एड थे। वो कौन है? क्यूबन रेवोल्यूशन, आई एम श्योर यू नो द आंसर। और शे गुएरा जो इंडिया आए थे 1959 में, ही मेट वन फेमस स्टैटिस्टिशियन एट आईएसआई। तो उनका नाम क्या है स्टैटिस्टिशियन का? और क्यूबा की बात कर रहे हैं, शे गुएरा की बात करें तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में काफी इंटेग्रल रोल था उनका। तो वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यूएस और किस अदर कंट्री के बीच का है क्राइसिस, और क्यूबा के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? 2017 तक कैस्ट्रो थे, दो कैस्ट्रो ब्रदर्स हैं, तो हु इज द करंट लीडर? तो किताब का नाम है मोटरसाइकिल डायरीज, नोट्स ऑन नॉट एन अमेरिकन जर्नी। काफी फेमस किताब है। और शे गुएरा जो है फिडेल कैस्ट्रो के काफी क्लोज एड थे। प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस काफी फेमस स्टैटिस्टिशियन है, इन आईएसआई में काम कर रहे थे। उनसे मिलने शे गुएरा आए थे, उनसे मिले थे। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में है। इनफैक्ट उस टाइम पे रशिया ने जो है, सोवियत यूनियन ने जो है क्यूबा में अपने मिसाइल्स भी लगा दिए थे पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूएस, और फिर काफी जो है पोस्चरिंग के बाद इवेंचुअली द सोवियत रिट्रीटेड, और क्रुश्चेव ने जो है अग्री किया था हटाने के लिए, और उसके बाद वो भी आउस्ट हो गए थे। तो एनीवे, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये काफी टेंस मोमेंट था उस टाइम पे वर्ल्ड के लिए। और करंटली क्यूबा के जो प्रेसिडेंट है वो है मिगेल डियाज कनेल, राइट। इज द फर्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के ही है, बट फर्स्ट नॉन कैस्ट्रो लीडर है क्यूबा के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री। एक आर्टिकल आया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, और मतलब उन्होंने कोलैबोरेशंस के बारे में बात किया था कि पूरी सरकार जो है वी वर्क एज वन, और हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काम में। तो यूनियन मिनिस्टर हैं कौन? और हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन होटल इंडस्ट्री, राइट। काफी फेमस पर्सनालिटी है। एंड विच स्कीम एम्स टू एनकरेज थीम बेस्ड टूरिज्म इन इंडिया? और ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो अशोका ग्रुप ऑफ होटल चलाता है? और जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिस्ट पुलिस स्कीम 2022 में ऑर्गेनाइज करी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, तो उसके चीफ गेस्ट कौन थे? वेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इज जी किशन रेड्डी। वो मल्टीपल पोर्टफोलियोज होल्ड कर रहे हैं मिस्टर रेड्डी जो है। इज द मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डोनर, मतलब डिपार्टमेंट, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। फादर ऑफ इंडियन होटल इंडस्ट्री राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय के नाम से ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि ये फादर ऑफ इंडियन होटल इंडस्ट्री क्यों माने जाते हैं। और जो स्कीम है फॉर थीम बेस्ड टूरिज्म, उसका नाम है स्वदेश दर्शन स्कीम। 2014-15 में ये लॉन्च किया गया था। और आईटीडीसी, द इंडियन टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज द वन दैट रन्स द अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स। इसके भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिमंत बिस्व शर्मा है। और चीफ गेस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म पुलिस वाज ओम बिरला। श्री ओम बिरला जो है स्पीकर है लोकसभा के, ये थे इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है काफी कंट्रोवर्शियल है। अगेन, आई मीन द गवर्नमेंट सेज कि भाई इससे सरप्लस एरिया से वाटर डाइवर्ट करके हम ड्राउट वाले, डेफिसिट वाले एरियाज में हम डाइवर्ट करेंगे। बट ये काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एक तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, और दूसरा है कि भाई साइंटिफिक है कि नहीं है, ये क्या बोल रहे हो आप टाइप का एक रिस्पॉन्स है भाई
opposition and scientists and environmental hydrologists and environment scientists. तो anyway, तो ये जो कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, लिंक प्रोजेक्ट है, इस पे एक डैम बनाया जाएगा। तो ये डैम जो है कैन रिवर कैन पे बनाया जाएगा, और इस डैम का नाम क्या है, और इस डैम से फिर एक कनाल बना करके जो है बेतवा रिवर में इसको डाइवर्ट किया जाएगा पानी को। तो ये डैम का नाम क्या है? और कैन दिस केएलबीपी जो है, सॉरी केबीएलपी जो है वाज अभी मतलब एग्जीक्यूट जरूर हो रहा है, बट इसका जो आइडिया था वो कब जनरेट हुआ था, कौन इसका जेनेसिस क्या था, और 1982 में कौन सी ऑटोनॉमस सोसाइटी बनाई गई थी, और एनपीपी के नाम से एक प्लान था, उसकी फिजिबिलिटी की स्टडी के लिए एक ऑटोनॉमस सोसाइटी बनाई गई थी 1982 में। उसका नाम क्या है? लिंक्ड है आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, या ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। और जल शक्ति है ना, इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज फॉर्म्ड, जो अभी ये केबीएलपी भी जो है वही ओवरसी कर रही है। तो केबीएलपी ने जो है दो मिनिस्ट्रीज को कंबाइन करके क्रिएट किया गया था, द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, एंड द सेकंड मिनिस्ट्री वाज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन दोनों को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई थी। कौन से साल में बनाई थी, और यूनियन मिनिस्टर कौन है जल शक्ति मिनिस्ट्री के, राइट? तो दाऊधन डैम है जो केन रिवर पे बनाया जाएगा, उसकी कैनाल विल देन कनेक्ट विद बेतवा रिवर। केएनवीपी के जेनेसिस जो है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के साथ है, जो 1980 में मूव किया गया था, और इसके फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए, असेस करने के लिए जो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी बनाई गई थी, एनडब्ल्यूडीए, और यही एजेंसी जो है असेस करके ऑब्वियसली इसके रिकमेंडेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है 2019 की जून में बनाई गई थी बाय मर्जिंग द टू अर्स्टवाइल मिनिस्ट्रीज, और इस मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, दैट्स द आंसर। अगला टॉपिक काफी फेमस टॉपिक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट काफी न्यूज में है, और इसके आते ही, रिपोर्ट के आते ही जो है शॉर्ट सेलर है ये हिंडनबर्ग। इनका रिपोर्ट आते ही जो है अडानी का शेयर काफी टैंक किया है, तकरीबन 100 बिलियन, 80 to 100 बिलियन डॉलर्स का जो है मार्केट कैप का लॉस हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ है अदानी ग्रुप को। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो शॉर्ट सेलिंग एजेंसी है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके फाउंडर कौन है, कब बनाया इन्होंने, और गौतम अदानी जो है ऑब्वियसली मार्केट कैप ड्रॉप हुआ, उनका भी पर्सनल वेल्थ काफी ड्रॉप हुआ है, बट बिफोर द रिपोर्ट केम व्हाट पोजीशन वाज ही इन? ही इज करंटली ड्रॉप्ड आउट ऑफ द टॉप 10। ही इज बिकम द सेकंड रिचेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। पहले वन थे, और सेकंड रिचेस्ट इंडियन है बिहाइंड ऑब्वियसली मुकेश अंबानी। और वर्ल्ड रिचेस्ट मैन कौन है, वो भी वन पे ही है, वो कौन है? और जो हिंडनबर्ग के फाउंडर है, उनके एक मेंटोर थे, मेंटोर ने जो है मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट का खुलासा किया था वे बैक। तो वो मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से कौन जाना जाता है? एक अमेरिकन फाइनेंशियर थे, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आते ही अदानी ग्रुप ने अपना एक चीज जो है अनाउंसमेंट किया था, उसको कॉल ऑफ किया है फंड रेज के। तो वो क्या चीज था, राइट? व्हाट इज इट कॉल्ड? तो नेथन एंडरसन है 2017 में जिन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंड किया था, और नेथन एंडरसन जो है एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन। अदानी जो है, गौतम अदानी जो है सेकंड पोजीशन पे थे ऑन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, और उसके नंबर 1 इलॉन मस्क है, और जो अमेरिकन फाइनेंशियल मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से जाने जाते हैं वो है बर्नार्ड बर्नी मैडॉफ, राइट? और मैडॉफ को ही एक्सपोज किया गया था जो नेथन एंडरसन के जो मेंटोर है उन्होंने। और एज एन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस ने जो है अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ के नाम से जाना जाता है, उसको कॉल ऑफ कर दिया था। ऑल्दो मतलब इफ यू रिमेंबर रीडिंग द न्यूज, अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो है बेल आउट किया था, और मतलब कमिट किए थे फंड सो दैट द एफपीओ गोज एज पर ट्रैक, बट फिर अदानी एंटरप्राइजेस ने फिर they refused it. They said no, we don't want to put you guys in a spot. तो हमने FPO कैंसिल कर दिया, और इसके प्रोसीड सपोज टू रेज 20,000 crores। तो ये काफी नुकसान हुआ है उनको। 2023 में पद्मा अवार्ड्स की घोषणा हुई है, और पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म
भूषण जो है अनाउंस किए गए थे। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू इन इंडिया विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड दैट कैन बी गिवन, और कितने लोगों को और इसका आंसर एक्चुअली भारत रत्न ही है। तो अभी तक जो है कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है क्योंकि इट इज द हाईएस्ट अवार्ड। पद्म विभूषण के अवार्डीज 2023 में कितने थे, और जो उनमें से जो एक दो तीन अवार्डीज का यहाँ मेंशन है पैसेज में, दिलीप महालनोबिस जो है किसके लिए फेमस है, और बालकृष्ण दोषी ने जो है वो एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने लुई कान के साथ एक बिल्डिंग पे काम किया था, उनकी इनफैक्ट उनके फर्म ने काम किया था। तो वो कौन सा इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, राइट? तो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है। सिंस इंसेप्शन 45 भारत रत्न जो है दिए जा चुके हैं, एंड पद्म विभूषण जो है इस साल 6 अवार्ड हुए हैं। बालकृष्ण दोषी जो ऑब्वियसली एक आर्किटेक्ट है, जाकिर हुसैन तबला वादक, काफी काफी वर्ल्ड फेमस तबला वादक है। एस एन कृष्णा पॉलिटिशियन थे जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिलीप महालनोबिस जो है एक साइंटिस्ट थे, एक इन्होंने एक यू नो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का इन्होंने पायनियर किया था, यूज ऑफ ओआरएस जो हम वाइडली यूज करते हैं आज के दिन में, इन्हीं का आइडिया था। और श्रीनिवास वरदान जो है एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, स्टेटिस्टिशियन है, तो उनको अवार्ड दिया गया। और फाइनली मुलायम सिंह यादव, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये आंसर हुआ उसका। और बालकृष्ण जोशी के फर्म ने जो है लुई कान के साथ जो बिल्डिंग बनाया था वो था IIM अहमदाबाद का बिल्डिंग, राइट, ये बैक इन 1962। उसके बाद इनफैक्ट इनकी बालकृष्ण दोषी ने जो है IIM बैंगलोर के कंस्ट्रक्शन पे भी उन्होंने योगदान दिया है, राइट? सो इट्स क्वाइट इंट्रीगिंग। SCO समिट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंडिया से क्या लेना देना है? होप यू आर थिंकिंग ऑफ दैट। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि भैया SCO बना कब था, और इंडिया इसका मेंबर है तो ये कब बना फुल मेंबर, और SCO का प्रीकर्सर क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्या था, और कितने मेंबर्स हैं, फुल टाइम मेंबर्स कितने हैं SCO के, इंडिया इज वन ऑफ देम। और SCO जो है ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, ये कौन से साल से है, राइट? सो द आंसर्स आर SCO वाज फॉर्म्ड इन 2001, 15 जून 2001। प्रीकर्सर इसका था द शंघाई 5 व्हिच वाज इन 1996। और इंडिया जो है SCO का फुल मेंबर बना है 2017 में। इंडिया पाकिस्तान साथ में बने गए थे, फुल मेंबर स्टेटस दिया गया था इनको। और करंटली देयर आर 8 फुल मेंबर्स इन द SCO, जो है ये मिलिट्री और टेररिज्म कॉम्बैट करने के लिए है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेंबर्स हैं इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इसका जो आखिरी समिट हुआ था वो सॉरी SCO का जो ऑब्जर्वर है, इट हैज बीन एन ऑब्जर्वर इन सिंस 2005 इन द UN जनरल असेंबली। इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो है रिसेंटली न्यूज में था, which obviously remembers the millions of Jews who were murdered by Nazi Germany, और उनको कमेमोरेट किया जाता है, उनको याद किया जाता है, और obviously एक एक प्रण लिया जाता है कि भाई हम एंटीसेमिटिज्म को जो है हम ग्रो होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे इसके साथ। तो ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? एंटीसेमिटिज्म मीन्स जूस का एंटी जूस का जो स्टांस है। और IHRC के लिए UN जनरल असेंबली ने किस साल IHRC प्रपोज करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया था? तो इसका आंसर है January 27th इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और ये जो है 2005 के नवंबर में, 1 नवंबर 2005 में प्रपोज किया था इन द UN जनरल असेंबली, एंड इट वाज ऑब्वियसली पास्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज फुकुशिमा डिजास्टर पे जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, अभी कहा जा रहा है कि उसको न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था फुकुशिमा जापान में, और जो पानी है उसमें काफी न्यूक्लियर रेडिएशन को पानी से अब्सॉर्ब किया गया था। तो अब इस पानी को कहाँ ड्रेन करें, उसको ओशन में डाल देंगे, एक प्रपोजल है, बट ऑब्वियसली काफी कंट्रोवर्शियल प्रपोजल है कि भाई ओशन में कैसे डाल दें रेडियो एक्टिव मटीरियल को। बट एनीवे द क्वेश्चंस कैन बी अबाउट द पास्ट, कि फुकुशिमा जो हुआ था एक अर्थक्वेक का आउटकम था। तो ये अर्थक्वेक जो हुआ था ये कब हुआ था, और ये डिजास्टर कब हुआ था? और इट इज क्लासिफाइड एज अ लेवल 7 इवेंट इन अकॉर्डिंग टू इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA,
और इससे पहले एक ही और ऐसा लेवल 7 इवेंट हुआ है, वो कब हुआ है, कौन सा इवेंट था? और इस डिजास्टर का मेन कॉज क्या था? तो इसके आंसर है 11 मार्च 2011 में जो है एक बहुत बड़ा एक्चुअली एक्चुअली इसका जो रिक्टर स्केल पे 9 की रीडिंग थी, विच इज एक्सट्रीमली कैलामिटस जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान। और इसका आउटकम था कि बहुत बड़ा सुनामी वेव जनरेट हुआ था। आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली कुछ 20-25 मीटर 30 मीटर तक के वेव्स जनरेट हुए थे वे बैक इन द ओशन। बट एक 14 मीटर का वेव जो है, 14 फुट नहीं 14 मीटर, बहुत बहुत थिंक टेरिफिक, देखने को अगर मिलेगा तो बहुत ज्यादा डरावना लगेगा। बट 14 मीटर का एक वेव जो है इस फुकुशिमा न्यूक्लियर फैसिलिटी में आया था। और तब जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो है 10 मीटर का एक सी वॉल बनाया गया था, तो ऑब्वियसली कुड नॉट होल्ड बैक। एंड वंस द वाटर केम इन इट फ्लडेड द प्लांट। और फिर जो जनरेटर्स थे, इन इसने जनरेटर इमरजेंसी जनरेटर्स ऑब्वियसली, क्योंकि जैसी सुनामी का वार्निंग आया था तो प्लांट शट डाउन, और कूलेंट जो है सर्कुलेट करने के लिए इमरजेंसी जनरेटर्स चल रहे थे। और कूलेंट ही जो है, इवन दो द रिएक्टर वाज शट डाउन, बट जो उसमें रॉड्स है उनको कूल डाउन करने के लिए आपको कूलेंट देना पड़ेगा, पानी सर्कुलेट करना पड़ेगा। बट जैसे ही इमरजेंसी जनरेटर्स जो है पानी के आने की वजह से बंद हुए, तो तभी द रॉड्स एक्सेस हीट जनरेट हुआ, एंड देन देयर वाज अ न्यूक्लियर मेल्टडाउन, एंड इसी की वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ था। और इससे पहले ऐसी घटना जो है चेरनोबिल में हुई थी। चेरनोबिल डिजास्टर इन 1960s, बट चेक कर लीजिएगा इसका ईयर एग्जैक्टली। और इनफैक्ट देयर इज वन मोर बिग डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर, विच इज द 3 Mile Island इन द यूएस। तो वहां पे भी एक गलती की वजह से एक मैन ऑब्वियसली ह्यूमन एरर भी था और इक्विपमेंट एरर भी था, बट वहां पे भी न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रॉब्लम आया था। सरप्राइजिंगली फुकुशिमा में कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं है, ये कहते हैं कैजुअलिटीज है, लोग जो है रिसेटल हुए थे, पीपल हैड टू बी मूव्ड, ऑलमोस्ट 1 million पीपल हैड टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम एरियाज क्लोज टू द न्यूक्लियर पावर स्टेशन, बट अपेरेंटली नो कैजुअलिटीज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इंडिया और इजिप्ट ने जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए एक स्टेटमेंट इशू किया था। ऑब्वियसली अब्दुल अल सीसी जो है प्रेसिडेंट इजिप्ट के, वो इंडिया आए थे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट पे इजिप्ट के पीएम प्रेसिडेंट पे मैं एक बार पहले पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। तो आज जो है हम नॉन अलाइंड मूवमेंट क्वेश्चन देखते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है कब फाउंड हुआ था, इसका प्रिकर्सर क्या था, और इसका पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, और इंडियन पॉलिटिशियन जो इसमें इन्वॉल्व थे वो कौन थे, फाउंडिंग ऑफ द NAM। और नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है का कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट कहता है कि भाई हम डेवलपिंग कंट्रीज को बोलेंगे कि आप किसी बड़े पावर के साथ ना जुड़ जाएं और कलेक्टिव डिफेंस की तरफ ना जुड़े। तो ऑब्वियसली दिस वाज अबाउट सम बिग पावर्स। तो ये कौन से पावर्स थे, ये कौन सा सिचुएशन था? तो इसका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में फाउंड हुआ था, इन बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका। 1960 में जो है बात हुई थी, बट 1961 में पहली बार कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड में। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो ऑब्वियसली इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू, बट बिसाइड्स दैट जोसेफ टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, गमार अब्दुल नज़ार ऑफ इजिप्ट, इसमें घाना के भी लीडर थे, क्वाने क्रूमा, और इंडोनेशिया के सुकार्नो भी थे, राइट। तो ये वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्फ्रेंस किया था। और फिर ये कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि तब कोल्ड वॉर का टाइम था, ये जब यूएस और सोवियत थे, तो काफी सारे कंट्रीज जो हैं या तो यूएस के साथ या रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ अलाई कर रहे थे। और ऑब्वियसली एक मल्टीपोलर एक बाइपोलर वर्ल्ड बन रहा था कि कुछ लोग यूएस की तरफ जुड़ जाएं, कुछ लोग अगर रशिया सोवियत यूनियन के साथ जुड़ जाए तो एक ऑल आउट वॉर होने का एक रिस्क है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट कह रहा था कि नहीं, हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम बाकी लोग, हम डेवलपिंग कंट्रीज जो है, हम अलाइनमेंट के अगेंस्ट, विरुद्ध जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग न्यूक्लियर पावर या इन चीजों के बारे में कंसर्न नहीं है, बट हम इन दोनों के साथ, हम इन दोनों कंट्रीज के साथ अलाइन नहीं होंगे। और इसका क्रिएशन जो हुआ था, उसका बैकग्राउंड इवेंट था बांदुंग एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1955 में। इसके बाद 1961 में नाम
नॉन अलाइन मूवमेंट जो है फाउंड हुआ था। और आखिरी जो समिट नॉन अलाइन मूवमेंट का हुआ है वो बाकू अजरबैजान में हुआ है 2019 के अक्टूबर 25-26 की डेट्स पे। दिस वाज द लास्ट कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, राइट। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस पैक्ट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का पैक्ट है। ये बेसिकली ये कितने साल के डिस्कशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था, और इस सिग्नेटरी में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा और एक ऑर्गेनाइजेशन है सिग्नेटरी, वो कौन थी? इनफैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रूशियल टू नेगोशिएशंस हैपनिंग। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो? और इंडस वाटर ट्रीटी ने जो है, और ऑब्वियसली वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के बारे में भाई, इंडस रिवर इसमें इंक्लूडेड है, बट टोटल कितने रिवर्स हैं इसमें, इस ट्रीटी में? क्योंकि और क्योंकि ये ट्रीटी के बारे में आता है, तो शिमला अग्रीमेंट भी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, वो कब हुआ था? इनफैक्ट और भी एग्रीमेंट्स हैं। तो इसके आंसर्स देखते हैं। 9 साल डिस्कशन करने के बाद जो है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज फाइनली साइंड, और ये नेगोशिएशंस जो है वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट किए थे। और इंडस वाटर ट्रीटी कंसिडर 6 रिवर्स, इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, बियास, सतलुज, चेनाब, झेलम और रावी। और 1972 में शिमला अग्रीमेंट पास हुआ था 1971 वॉर के बाद, और सिमिलरली ताशकंद अग्रीमेंट 1965 वॉर के बाद 1966 में हुआ था इन ताशकंद। और एक लाहौर डिक्लेरेशन भी है जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है 1999 में हुआ था, राइट। तो ऐसे काफी सारे नगेट्स हैं जो आप, बाय द वे, ऐसे जितने भी मैं एक्स्ट्रा नगेट्स बता रहा हूँ, इन सबका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मैं सारे डेटा सोर्सेज आपके लिए लिंक्स कलेक्ट करके रख रहा हूँ। तो डू चेक दैट आउट, डू रजिस्टर एंड साइन अप फॉर दैट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चीता प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली हमने जो है कौन सी अफ्रीकन नेशन से चीतास, वी हैड ट्रांसपोर्टेड देम एंड इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे चीतास, तो रीइंट्रोड्यूस करने का एक प्रोजेक्ट है चीता प्रोजेक्ट। तो इसका फेज 2 है। इंडिया aims to introduce almost 50 cheetahs in India from various parts of the world। तो सेकंड इसका जो इंस्टॉलमेंट है चीतास का आया है। 12 चीता जो है ट्रांसलोकेट हुए हैं साउथ अफ्रीका से, राइट। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इससे पहले 8 चीता आए थे, वो कहाँ से आए थे, कब आए थे, कौन सी कंट्री से आए थे? और गुडविल एम्बेसडर जब आए थे, पहला जो आए थे नमीबिया से आए थे, तो उस टाइम पे गुडविल एम्बेसडर को ग्रीट किसने किया था? और ये जो करंट चीता प्रोजेक्ट है, इसके जो मैस्कॉट है वो उसको क्या नाम दिया गया है? और जो लोकल्स हैं उनको जो है उनको पब्लिसिटी कैंपेन से वो किया था, उनको क्या नाम दिया जा रहा है? तो 17 सितंबर 2022 की बात है जब नमीबिया से जो है चीतास को 8 चीतास को लाया गया था। अब उसके बाद 12 चीता और आए हैं, टोटल 20 चीतास ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, रीइंट्रोड्यूस हो चुके हैं इंडिया के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और गुडविल एम्बेसडर्स को ग्रीट करने के लिए नमीबिया से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है होस्ट किया था इन्हें। और जो इसका मैस्कॉट है चीता, चिंटू चीता, इसके मैस्कॉट है चिंटू चीता। और जो लोकल्स हैं उनको इनका एम्बेसडर बनाने के, इनको पब्लिसिटी कैंपेन में लोकल्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो है चीता मित्र के नाम से उनको वो किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। और इसके साथ हम आज के आखिरी टॉपिक पे आते हैं। सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट अनाउंस हुआ है। उन्होंने अनाउंस किया है सानिया मिर्जा, एंड आखिरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेली थी। इनफैक्ट दैट इज आल्सो वन क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है सानिया मिर्जा? 1 इंटरनेशनल टाइटल जीती है। और कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ उनकी शादी हुई है? और उनकी डबल्स में, विमेंस डबल्स में कौन पार्टनर थी जिनके साथ उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? इंडियन मेल एक पार्टनर थे उनके जिनके साथ उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम के टाइटल जीते हैं, वो कौन थे? और आखिरी जो ग्रैंड स्लैम के फाइनल में उन्होंने खेला था, तो कौन से इंडियन प्लेयर के साथ खेला था? तो इसके आंसर्स आई थिंक आपको पता होने चाहिए। ग्रैंड स्लैम जो है 6 जीती हैं सानिया मिर्जा, 3 इन मिक्स्ड डबल्स एंड 3 इन विमेन्स डबल्स। और शी इज मैरिड टू जो है शोएब मलिक, पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो। और इनफैक्ट सानिया मिर्जा के जो वुमेन्स डबल पार्टनर है वो मार्टिना हिंगिस हैं, जिनके साथ 3 ग्रैंड स्लैम जीती हैं वो। महेश भूपति के साथ 2 मिक्स्ड डबल्स टाइटल जीती हैं। सारे के सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, जो 4 ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं, चारों जीत चुके हैं डबल्स, चाहे डबल्स हो या मिक्स डबल्स हो।
और आखिरी जो ग्रैंड स्लैम पार्टनर थे उनके, रोहन बोपन्ना के साथ वो ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल्स 2023 में खेली थी एंड अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई, बट दैट वाज हर लास्ट ग्रैंड स्लैम मैच। तो इसके साथ जो है आज क्या जीके का डिस्कशन खत्म हुआ है। जाते जाते मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि लिंक में एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको साइन अप करने के, मैं बहुत रीजन दे चुका हूँ, एक आखिरी रीजन और देता हूँ कि हमारे एक्सट्रीमली इफेक्टिव रिसर्च और एक्यूरेट टेस्ट सीरीज है। कोचिंग कहीं से भी ले रहे हैं आप, बट टेस्ट सीरीज हमारी जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज का पहला मॉक जो है आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल यू नीड टू डू इज इस लिंक में जाइए, रजिस्टर कीजिए, साइन अप कीजिए, और आपको मॉक टेस्ट के अलावा जीके का कंटेंट, जीके के जो सोर्सेज मैं कंपाइल कर रहा हूँ, सारे लिंक्स आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे, राइट? सो किस बात का वेट कर रहे हैं? डू दैट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को थम्स अप कीजिए, अपने सर्कल्स में लाइक और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।